लास्ट क्लास में वर्क पावर एनर्जी में मैंने आपको वर्क का कैलकुलेशन सिखाया था 3 तरह से। वर्क Yes, डन sir. बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड वर्क डन बाय एरिया अंडर कर्व। याद है? हाँ सर. उसी में आगे बढ़ते हैं। ये सुनते होगे कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो। यस सर। सुना है ऐसा कि नहीं? सर रिपीट कर सकते हो क्या बोला? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो। मतलब सर हमारे अंदर जो फोर्स है वो 0 होता है। फोर्स जीरो नहीं, उसका वर्क डन। चलो वो बाद में। काइनेटिक एनर्जी का नाम सुना है पहले? हाँ सर। क्या होता है? Sir, बोलो। energy possessed by the particle when it is in motion. क्या? एनर्जी का मोशन से क्या लेना देना? कैपेसिटी पार्टिकल टू जब डू मोशन में होगा जब तो उसकी एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। एनर्जी किसको कहते हैं? काइनेटिक पोटेंशियल तो बाद में। कैपेसिटी सर टू एनर्जी डू कोई ऐसा क्वांटिटी जो जो हमें अपने डेली टास्क करने में हेल्प करता है। कैपेसिटी टू डू वर्क। यस सर। ऐसा कुछ स्कूल में पढ़ते थे ना? फिर स्कूल में पढ़ते थे कि एनर्जी ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं, एक काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल। पढ़ते थे ऐसा? यस सर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? बताओ। काइनेटिक एनर्जी क्या था? Sir, when the particle is in motion, the energy possessed by the particle. एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, ऐसा? Yes sir. और पोटेंशियल? Energy possessed due to position of object. by virtue of position and configuration। तो पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, सब लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो इससे। तो एनर्जी को आपने कहा, फॉर्मूला भी सबको मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर, सबको मालूम है? Yes sir. Yes. ठीक है, चलो मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर। मुझे ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी है एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, और एनर्जी है कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं दौड़ूंगा तो मेरे काम करने की कैपेसिटी बढ़ जानी चाहिए। Yes sir. यही मतलब हुआ इसका ना,
कि मैं बैठे बैठे जितना काम कर सकता हूँ, अगर मैं दौड़ूं तो मैं उससे ज्यादा काम कर सकता हूँ, इसका ये मतलब हुआ। हाँ सर। ऐसा होता है? यस सर। कैसे? सर नहीं होगा, दौड़ने में भी तो एनर्जी चाहिए। क्या हुआ? सर कैसे होगा, दौड़ने में भी एनर्जी चाह रही है। हाँ, बट डेफिनेशन तो यही बताता है ना, आप लोगों ने ही बताया। एनर्जी का डेफिनेशन है कैपेसिटी टू डू वर्क। फिर काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन है एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। इट मीन्स अगर मैं कुछ नहीं करूं तब मेरे काम करने की एनर्जी, मतलब रेस्ट में रहूं तब, और जब मोशन में रहूं तब काम करने की एनर्जी, तो मोशन में ज्यादा होनी चाहिए काम करने की कैपेसिटी। डेफिनेशन तो यही बताता है। होता है, ऐसा होता है, डेफिनेशन गलत नहीं बताता है, ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग सीआईडी देखता है टीवी में? देखा देख- था पहले, बहुत। बहुत देखता है। अभी नहीं, पहले। पहले देखता था। हाँ सर। सीआईडी में एक दया है, क्या हाँ करता है सर, वो? और दया क्या करता है? दरवाजा तोड़ते तोड़ता है। दरवाजे तो होता है सर। तो उसको दरवाजा तोड़ते हुए देखोगे तो पहले वो दरवाजा को ऐसे तोड़ता है, खड़े खड़े, तो नहीं टूटता है। फिर वो दौड़ के आता है और धक्का मारता है तो टूट जाता है। यस सर। तो दया वही है, दरवाजा वही है, बट दरवाजा तोड़ना जो काम है उसके लिए उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है जब वो खड़े खड़े तोड़ रहा है। तो जब हाँ दौड़ सर। के आता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तभी दरवाजा टूटता है ना। हाँ सर। चाहे क्रिकेट में देखा है, फास्ट बॉलर जितना होता है शोएब अख्तर, कितना दूर से दौड़ के आता है। यस सर। सर। वही शोएब अख्तर को बोलो खड़े खड़े अपनी जगह से बॉलिंग करने को, तो उसके बॉल की उतनी स्पीड नहीं होगी ना। हाँ सर, उसके इतने नहीं हुए। हाँ तो ये सारे जो एनर्जी हैं बाय वर्च्यू ऑफ मोशन है। क्लियर है? यस सर। मतलब सर Potential सर बोलो। तो सर मतलब है कि ज्यादा वो मोशन होगा तो ज्यादा एनर्जी भी हमें मिलेगा, फिर कोशिश करेंगे। हाँ, तो हमारे पास ज्यादा एनर्जी होगी जिसको यूजफुल मोशन, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है? MGH। बट एमजीएच तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत इनफाइनाइट टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, बहुत तरह के होते हैं। जहाँ जहाँ कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहाँ वहाँ एक कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो यस सर। देखते सर रहेंगे। आपने काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी के बारे में लिखा है सर? क्या? वो काइनेटिक एनर्जी ना, उसमें एनर्जी के बारे में लिखा हम्म एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो, स्कूल में तुम लोग रबर बैंड से पेपर बुलेट बना के मारते थे एक दूसरे को। हाँ हाँ सर। सर। तो उसमें देखो कि रबर बैंड को जितना ज्यादा खींचते थे उतना ज्यादा चोट लगता था सामने वाले को, हाँ सर। या पेपर बुलेट उतना ज्यादा दूर जाता था, उतना ज्यादा स्पीड से जाता था। तो रबर बैंड वही है, पेपर बुलेट वही है, लेकिन रबर बैंड का कॉन्फ़िगरेशन जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच है तो वो ज्यादा काम कर पाता है। हाँ सर। तो बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझा? हाँ सर, समझे। सर मतलब शेप को क्या मॉडिफाई करके करना। जैसे कोई स्प्रिंग है,
उस स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच कर दो, तो स्प्रिंग को बहुत ज्यादा कंप्रेस करके छोड़ोगे तो ब्लॉक को ज्यादा वेलोसिटी देगा, हाँ सर। है ना। तो जस्ट एग्जांपल दिया, तो ये दो एग्जांपल जो अभी दिया वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होते हैं, ये तो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, वो बहुत सारे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है जैसे इस बुक को मैं तुम्हारे सर पर यहाँ से गिराऊं, तब तुम्हारा सर का जो होगा, और 5 मीटर ऊपर से गिराऊं, तो जब इस बुक वही सर वही, बट बुक का पोजीशन जब यहाँ पर है तब काम करने की कैपेसिटी अलग है, और इससे ऊपर है तब काम करने की कैपेसिटी अलग है। हाँ सर। जैसे नीचे अगर कोई ग्लास है, उस पर धीरे से गिराऊं, मतलब कम हाइट से गिराऊं तो नहीं टूट सकता है, बट बहुत हाइट से गिराऊं तो ग्लास को तोड़ देगा ना। हाँ सर। तो वो एग्जाम्पल हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो आगे फिजिक्स के हर चैप्टर में बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी मिलते जाएंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे मैकेनिक्स में। वैसे पोटेंशियल एनर्जी जहाँ कहीं भी फील्ड है उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे होते हैं, तो हर चैप्टर में मिलता जाएगा। मैकेनिक्स में यही दोनों पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कोई दिक्कत? नो सर। तो मोटा मोटा तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग समझ में आया। अब देखो, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, Yes. यस सर। तो इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m v dv बाई dx। यस Yes, sir. तो इसको लिख सकते हैं F dx इज इक्वल टू m v dv। हाँ यस सर. सर। इसको अगर हम लोग दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें, अगर मैं इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दूं, तो इंटीग्रल एफ डी एक्स इज इक्वल टू m इंटीग्रल v dv। हाँ सर। ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो ये नेट फोर्स है। एक्सीलरेशन तो नेट फोर्स पर डिपेंड करेगा ना, टोटल फोर्स पर, है ना। हाँ सर। तो ये वाला जो टर्म है, ये दिस इज नथिंग बट वर्क डन, और ये क्या हो जाएगा, हाफ m वी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। हाँ सर. तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यही मतलब हुआ ना, इस इक्वेशन का यही मतलब हुआ कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equals to change in kinetic energy of the system, हाँ या ना। हाँ सर। Yes, sir. तो ये जो कॉमन सेंस है, इस कॉमन सेंस का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जैसे कभी कभी क्या है कि वर्क डन बाय फोर्स को हम लोग
तीन तरह से था, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, एरिया अंडर कर्व, तीन तरह से निकाले थे। बट कभी कभी क्वेश्चन को ये वर्क एनर्जी थ्योरम से अप्लाई करके सॉल्व करने में और आसानी होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था इसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्वेश्चन जो पिछली क्लास में किया था हम लोगों ने, उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिविजिट करेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है इस वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके और छोटा हो जाए। आई बात समझ में? सर क्या हाँ बोले सर। तो पहले अभी तक जितना लिखा उसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
सर बोलो। वो आपने वो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम के पहले क्या लिखा हुआ इज इक्वल टू में? एकदम बॉक्स तुम में, लोग लगता ही नहीं साइंस का स्टूडेंट है। बॉक्स में लिखा है ना, तो उसके बाद क्या लिखा है उसमें, वो समझ नहीं आ रहा। अब बोलो क्या नहीं समझ आ रहा है, बताओ। work all equal to change in kinetic energy system ना वो बोल रहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ सिस्टम known as work energy theorem। अब आया समझ में? हाँ सर। सर हाँ सर सर जूम आउट कर देंगे, ऊपर वाला सब रह गया है। सर तक नहीं लिखा। इतना है और ऊपर? नहीं सर यही है यही है। हुआ? हो गया सबका? यस सर। हाँ सर हो गया। अब देखो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था मैंने, ये वाला याद है? हाँ सर। Yes, sir. तो इसमें फोर्स निकाला था, डिस्प्लेसमेंट निकाला था, एफ डॉट एस किया था, ये सब कुछ किया था, इंटीग्रेट किया था, ये सब याद है? अभी इस क्वेश्चन को जरा वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश करो तो।
देखो आया आंसर, पहले भी किया हुआ है आपका आंसर, आपके पास है। बोलो आया किसी को? चलो इधर देख तुम लोग। हाँ सर आया। ब्लॉक T इज इक्वल टू 0 पर रेस्ट पर है, हाँ सर। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट T इज इक्वल टू 2 सेकेंड अगर मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। हाँ हाँ सर। सर। होगा फोर्स को लिख सकते हैं हम लोग मास इनटू एक्सीलरेशन।
Yes, that sir. is Sir. mdv by dt Yes, sir. is 2t square, है ना? Yes, sir. sir. मास है 2 kg, तो dv by dt t स्क्वायर हो गया, हाँ sir. Sir. तो dv t स्क्वायर dt हो गया, V is equal to T cube by 3. so v is equal to 2 cube that is 8 by 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। Sir. और वर्क एनर्जी थ्योरम से अभी देखा था, वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर that is half into 2 into 8 by 3 का स्क्वायर, तो 64 by 9 जूल। यही आंसर आया था पहले। Sir. यही था। हाँ sir. आया समझ में? Sir. आगे बढ़ूं? No, sir. हो गया? एक मिनट। हो गया ये सर। क्वेश्चन देखो, ये भी किया था क्या पिछली बार? देखो तो ये भी किया था सर। किया था, हाँ सर। तो छोड़ दो, पक्का ना? देख लो एक बार। नहीं सर, ये करवाया था वाला। ठीक, क्या आंसर आया था? वो वाला क्वेश्चन किया था हमने। ठीक है, ठीक है, सर 21 जूल्स जो वाला दिखाया था। ठीक, ये करो एक, इसको कोशिश करो।
बोलो, कुछ आया आंसर? सर 25 आया। ये तो सिंपल है, इसको तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क डन देगा, हाँ सर। है ना? तो ये एरिया कितना होगा? हाफ 6 into plus sum 4। of parallel side, that is 6 plus 4 हाँ सर, into multiplied 5। by separation between them, that is 5. तो 25 जूल हो गया आंसर। क्या था इसमें? बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सर और जहाँ से मैंने क्लास शुरू में कहा था, एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बार बहुत जगह कहते हुए सुना होगा, लॉज ऑफ मोशन में सर ने भी पढ़ाया होगा, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क ऐसा कुछ, या केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में भी सर पढ़ा रहे होंगे कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज इज ऑलवेज जीरो। Work done by internal forces is always zero। जैसे सर ने आपको ये बताया था कि स्ट्रिंग के टेंशन का वर्क डन जीरो होता है, ऐसा? क्या बोले आप? स्ट्रिंग के टेंशन का वर्क डन जीरो होता है? नो सर। नो सर क्या? वो क्या था? वर्चुअल वर्क वाला मेथड बताया होगा ना कंस्टेंट में सर ने। बोलो। नहीं। चलो छोड़ो, बाद में आते हैं। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्क डन के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरे को कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। So energy classification of force। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा मैंने कहा कि फोर्स दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
एक होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि मतलब इसके बहुत सारे मीनिंग हैं। एक मीनिंग इसका ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, दैट इज वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप, ये हमेशा जीरो होता है। क्लोज्ड लूप का मतलब ये हुआ, क्लोज्ड पाथ, कि जहां से शुरू किया ऑब्जेक्ट वहीं पर पहुंचा। तो अगर किसी फोर्स का वर्क डन जीरो है तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ दैट इज वर्क डन बाय अ conservative force in a closed path is always zero. इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो किसी भी क्लोज्ड पाथ में अगर हम उसका वर्क डन निकालेंगे तो ये जीरो नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, सपोज कोई एक आदमी यहां से यहां गया स्ट्रेट लाइन में और यहां से फिर यहां आया उसी स्ट्रेट लाइन में जहां से शुरू किया था। तो ऐसे देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन जीरो होना चाहिए, ये हमारा कॉमन सेंस कहता है यस ना। सर। बट पार्टिकल जब ए से बी तक जा रहा होगा तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, और जब बी से ए तक आ रहा होगा तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा। हाँ सर, वैसा ही है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस केस में देखोगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम बी टू ए, ये जीरो नहीं होगा ना। क्योंकि ए टू बी में कुछ नेगेटिव होगा, बी टू ए में कुछ दूसरा नेगेटिव होगा, दोनों का सम कुछ नेगेटिव होगा, हाँ सर। है ना। तो फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। सो क्लोज्ड पाथ में वर्क डन अगर हमेशा जीरो हो तब हम लोग उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इसी बात को कहने का दूसरा तरीका हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहते हैं। वर्क डन बाय conservative force is path independent. पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ, सपोज ए से बी तक जाने का ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए से बी तक जाने के 1000 रास्ते हो सकते हैं,
कोई ऐसे जाके ऐसे जा सकता है ना, कोई सीधा ऐसे जा सकता है, कोई किसी और रास्ते से इधर जा सकता है। तो ए से बी तक जाने के 1000 तरीके हो सकते हैं। यस सर। हाँ सर। तो ये हुआ पाथ 1, ये हुआ पाथ 2 और ये हुआ पाथ 3। तो अगर तीनों पाथ में वर्क डन सेम आ रहा है ऑल पाथ में, तो इसका मतलब हुआ कि पाथ इंडिपेंडेंट है। हाँ सर। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव होगा। कॉमन सेंस है। हाँ सर। इसी का काउंटर पार्ट इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सर मतलब अगर अलग अलग पाथ का अलग अलग वर्क डन होगा तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट। तो ये सब क्या देखने में तो बहुत आसान लगता है, सुनने में थ्योरी, बट क्वेश्चन में फोर्स को देखकर ये पता करना कि कौन सा कंजर्वेटिव है कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है इतना आसान है नहीं। सिखाऊंगा एक एक करके। ऐसे ही फॉर एग्जांपल जितने भी सेंट्रल फोर्सेस है ना वो हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं। एक रूल बना लो, ऑल सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब हुआ जो फोर्स हमेशा टुवर्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट ही लगता है। जैसे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को अगर खींचोगे तो भी फोर्स इधर लगेगा टुवर्ड्स नेचुरल पॉइंट, कंप्रेस करोगे तो भी फोर्स इधर ही लगेगा टुवर्ड्स नेचुरल पॉइंट। ग्रेविटेशनल फील्ड है, कुछ भी होगा हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ ही लगेगा। तो ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव। सर मतलब एक पॉइंट पे लगेगा तो सेंट्रल हाँ, फोर्स। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटी हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। नेचुरल अकरिंग फोर्स में ये दोनों का एग्जांपल मैंने दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी फोर्स हैं। और जो नॉन सेंट्रल फोर्स है जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है मोशन किधर है, अलग अलग डायरेक्शन में लगेगा। तो हाँ सर। फ्रिक्शन एग्जांपल हो कंजर्वेटिव फोर्स का। आया समझ में? पहले यहाँ तक कॉपी कर लो फिर इसकी कहानी आगे बढ़ाते हैं।
सर बोलो। सर वो जो अपनी इंटीग्रेटेड साइन के साथ वो सर्कल जैसा क्या है वो सिंबल है क्लोज्ड पाथ का। मतलब इनिशियल फाइनल दोनों सेम है? हम्म। अच्छा।
आया, हो गया सबका लिखा हुआ? सर लास्ट वाला एग्जांपल दिखाओ नहीं ना। सर। जल्दी कीजिए। सर जूम इन करके वो लास्ट वाला एग्जांपल दिखाओ ना थोड़ा जल्दी। आगे बढ़ूं? हाँ सर बढ़ते हैं। लिख लिया सबने? हाँ सर। सर हाँ बोलो। तो सर मतलब जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो फिर जो फोर्स लगता है वो हमेशा उसके एंड्स में लगता है, इसलिए उसे सेंट्रल फोर्स कंसीडर करते हैं हम लोग। एंड पे नहीं, वो फोर्स हमेशा किधर लगेगा? हमेशा टुवर्ड फिक्स पॉइंट ही लगेगा ना, सर चाहे क्या उसको सर? खींचो या कंप्रेस करो या कुछ भी करो। हाँ सर। नहीं समझा? नहीं सर, वो आपका आवाज नहीं आ रहा था ना, इसलिए सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा स्प्रिंग को कंप्रेस करो या स्प्रिंग को एक्सपेंड करो, दोनों ही केस में फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन फिक्स ही है ना। जैसे मैं ये कह रहा था कि मान लो ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, अगर हम इस स्प्रिंग को एक्सपेंड करते हैं तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो इधर ही लगेगा, इसी पॉइंट पर आना चाहेगा। हाँ सर। या अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं मान लो, तो अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा तो भी अभी फोर्स इस पर इधर ही लगेगा, यहाँ पर। हाँ सर सेम पॉइंट पे। हाँ, तो ये फोर्स सेंट्रल फोर्स हो गया, यही सेंटर है। हाँ सर टुवर्ड मतलब दिस पॉइंट ओनली फोर्स हमेशा एक्ट करता हाँ सर। है ना? हाँ। चमका कुछ? हाँ सर समझा, मतलब मीन पोजीशन में लगेगा जहाँ पे वो कम ना कंप्रेस है ना स्ट्रेच्ड है। हाँ। आगे बढ़े? हाँ सर बढ़ते हैं। हाँ सर। हाँ सर बढ़ो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के एक एक करके जरा सा कुछ क्वेश्चन देखो। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, जल्दी फटाक से, 2-2 मिनट का काम है, कोशिश करो।
तो यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है, यस है सर। ना। तो फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब इस फोर्स का डायरेक्शन तो फिक्स है ना। हाँ सर। हाँ सर, मतलब कंजर्वेटिव। जैसे ये 4i प्लस 3j जो भी होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन तो फिक्स हो गया ना कि किधर एक्ट करेगा। तो ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा। यस सर। हाँ हाँ सर। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि कंजर्वेटिव है या नहीं, बट होगा ये पक्का है। हाँ सर। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स है। मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कांस्टेंट है उसका। वर्क डन निकालने की कोशिश करोगे तो वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, यही होगा। दैट इज 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट, किधर से भी जाए तो किसी भी पॉइंट पर होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट dx i कैप प्लस dy j कैप लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया, इंटीग्रल 4dx प्लस इंटीग्रल 3dy, मतलब 4 इंटीग्रल dx प्लस 3 इंटीग्रल dy। x में गया 1 से 4, y में गया 2 से 5। तो x का लिमिट 1 to 4, y का लिमिट 2 to 5, यही हुआ। हाँ सर। तो ये हो गया 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, तो 12 प्लस 9 21 जूल। ऐसे भी देखो, इस वर्क डन को कोई मतलब है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किस पाथ से जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ सर, नहीं है। नहीं है सर। तो ये आपका हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। जल्दी से कॉपी कर लो। जल्दी कॉपी करो थोड़ा, ताकि जो मुझे सिखाना है वहां तक भी पहुंच पाऊं। क्योंकि ये बीच में नहीं छोड़ सकते, बीच में छोड़ देंगे तो ये कॉन्सेप्ट अधूरा रहता है। इसको एक बार कोशिश करो। सर ऊपर वाला भी था, दिखा देंगे। तो थोड़ा जूम आउट करो ना।
सेकंड आया सर निकाल रहे हैं आंसर। सर 83 आया sir. 83 जूल आया। हाँ सर. वेरी गुड। इसमें भी ठीक वैसे ही वर्क डन मेरा होगा इंटीग्रल ऑफ 3x² i कैप प्लस 2y j कैप डॉट 2i i कैप प्लस 3j j कैप, ऐसा होगा। डॉट प्रोडक्ट करें, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, ऐसा dx i कैप प्लस dy j कैप। तो इसमें भी बड़ी क्लैरिटी से x वाला टर्म अलग आ गया, x² dx, y वाला टर्म भी अलग आ गया 2y dy। तो इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है। x का लिमिट 2 to 4 और y का लिमिट 3 to 6। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो 4² माइनस 2² अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 6² माइनस, यहाँ क्यूब होगा स्क्वायर में, हाँ सर. 6² माइनस 3² अपॉन 2। तो ये 2 2 ये 3 3 कैंसिल। तो 64 माइनस 8 प्लस 36 माइनस 9 कितना आता है? कितना आता है? 83. 83 जूल। इसमें भी देखो, जब वर्क डन हम निकाल रहे थे तो हम लोगों को एक्स और वाई के टर्म अलग अलग हो गए। तो केवल मुझे इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट से मतलब है, पाथ इंडिपेंडेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये फोर्स भी हमारा कंजर्वेटिव है। हाँ सर. एक और देखो, एक्चुअल लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे धीरे धीरे आते हैं, एक ही बार दे दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। सर हाँ तो सर आपने जो पहला वाला जो क्वेश्चन कराया था आपने उससे कंजर्वेटिव इसलिए कंसीडर किया क्योंकि वो भी पार्ट इंडिपेंडेंट है और उसका एक डायरेक्शन है इसीलिए। हाँ, मेन तो है पाथ इंडिपेंडेंट है, तो एक तो वर्क डन कैलकुलेट करके चेक करने की कहानी है, वो तो है ही। अदरवाइज उसको तो हम ऐसे ही देख के कह सकते थे कंजर्वेटिव है, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ एक्शन तो फिक्स है, 4i कैप प्लस 3j कैप कुछ था। हाँ सर। तो डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, फिर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो सर मतलब ऐसा है कि अगर बाई चांस फोर्स का डायरेक्शन भी अगर चेंज करता रहेगा, मतलब फोर्स भी वेरिएबल है, लेकिन अगर वो पार्ट इंडिपेंडेंट है तो भी वो कंजर्वेटिव कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल, सेकेंड क्वेश्चन तो वही था जिसमें फोर्स वेरिएबल है, लेकिन फोर्स वेरिएबल है, सेकेंड वाला क्वेश्चन जो जस्ट अभी किया था। और ये थर्ड वाला भी। बट फिर भी उसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। हाँ हाँ सर. सर। एक थर्ड वाला देखो, उसके बाद एक जनरल तरीका बताऊंगा, कोई भी फोर्स का इक्वेशन देख के जज कर सकते हो कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। बट पहले इसको करो तो धीरे धीरे समझ आएगा।
हुआ सर 1 मिनट। इसमें अगर वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो देखो तुम्हारा कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रल वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स डी वाई, ऐसा हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। अब क्या करोगे? अब इसमें एक्स का लिमिट पुट करोगे या वाई का करोगे, मुश्किल लग रहा है। हाँ सर। ये ऐसा हो गया ना, इंटीग्रल वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें मैं कहाँ क्या लिमिट पुट करूँ, मुश्किल हो रही है। यस सर। यस सर। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो टर्म है, ये टर्म तो डी ऑफ एक्स वाई है। नहीं समझा सर क्या बोल रहे हैं। हाँ सर। प्रोडक्ट रूल, डी ऑफ एक्स इंटू वाई ही है ये। यस सर। हाँ 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 सर समझा। है ना? तो थोड़ा ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा हो गया, इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, मतलब ये हो गया मेरा एक्स वाई। हाँ सर बराबर। इसका लोअर लिमिट हो गया 2 3 और अपर लिमिट हो गया 5 6। तो ये कुछ ऐसा हो गया, 5 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3, हाँ सर। दैट इज 30 माइनस 6, तो 24 जूल। तो इस एक्सप्रेशन के बाद, देख के तो नहीं बट इस एक्सप्रेशन के बाद ये क्लियर हुआ कि ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि फिर पाथ इंडिपेंडेंट है। हाँ सर। तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स ही निकला सर। ये भी कंजर्वेटिव निकला। बट पहले दोनों वाले से के रेस्पेक्ट में जज करना कि ये कंजर्वेटिव है थोड़ा डिफिकल्ट था। सर क्या बोले? है ना? ये बात समझ आया? सर कुछ रह नहीं दे रहा। क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इसको उतनी आसानी से नहीं जज कर सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव है ना? सर नहीं समझ में आ रहा अब क्या तुम कह रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हो? सर आपका आवाज अच्छी से नहीं आया इसलिए समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहा मैं। चलो एक और क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।
बोलो। देखो, जैसे पाथ को अगर मैं छोड़ भी दूं कि किस पाथ से निकालना है या कहाँ जाना है, अगर ऐसे ही मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, सुनाई दे रहा है सबको? हाँ सर, यस सुनाई दे सर। रहा तो हाँ वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? वाई आई कैप मतलब वाई डी एक्स, यही फाइनली बचेगा ना। इंटीग्रल ऑफ वाई आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, यही होगा। हाँ तो फाइनली वाई डी एक्स बचेगा। अब आप खुद बताओ, जब तक मुझे y और x में रिलेशन नहीं पता है तब तक मैं ये वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? नहीं सर। नहीं कर सकते हैं। तो दिस वर्क डन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड unless path followed by object y as a function of x is not known, है ना? ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट ही नहीं हो सकता है, यस सर। क्योंकि यहाँ dx है, यहाँ y है, तो y और x में एक रिलेशन तो चाहिए ही चाहिए। जबकि इससे पहले के सारे एग्जाम्पल में इंटीग्रेशन तो कैलकुलेट हो ही गया था हाँ सर, हो गया था। विदाउट नोइंग रिलेशन बिटवीन x एंड y, बट इसमें तो यहीं से पता चलता है कि ये जो फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ आया कैसे जज किया? तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, वो अलग बात है, बट पहले तो ये जज करना फोर्स का इक्वेशन देख के कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब रही बात सॉल्व करने की, तो ए और बी दोनों सॉल्व किए जा सकते हैं। ए में y इज इक्वल टू एक्स है, मतलब उस केस में मेरा वर्क डन हो गया इंटीग्रल x dx। लोअर लिमिट कितना है x का और अपर लिमिट कितना है, कहाँ से कहाँ गया ऑब्जेक्ट? 0 से 1। 0 से 1। तो फ्रॉम 0 to 1, तो आंसर इज 1/2 जूल, है ना? बी में क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है शायद, यस सर। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1, तो 1/3 जूल। ऐसे भी लग रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में अलग अलग पाथ में अलग अलग वर्क डन हो रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है। हाँ सर। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। चमका कुछ? हाँ सर, समझा। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना कि जनरल फॉर्मूला कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पहचानने का क्या होता है वो बताऊंगा, ठीक है? यस यस सर। सर। याद रहेगा जनरल इक्वेशन, जिसको किसी फॉर्मूले में पुट करके देख के बता सकते हैं, फोर्स का इक्वेशन देखकर ही कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, ये बताऊंगा, ठीक है? हाँ सर। चलो कॉपी कर लो इसको। आज के लिए इतना ही, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ मैं। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय सर। या बाय।